नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और मैंने लास्ट क्लास में आपको जूल थॉमसन इफेक्ट एंड जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल एंड आइडियल एंड रियल गैसेस ये मैंने आपको करा दिया था। आइए वो अपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आज पढ़ेंगे हम, हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी। देखो सीपी और सीवी का रिलेशन आपने पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिलेशन और आगे है, रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी एंड इसे बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यानी बल्क मॉडुलस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस इंग्लिश में, ठीक है। यानी हालांकि इसे के से डिनोट करते हैं, कहीं तो कहीं बी से करते हैं, ठीक है, लेकिन इस डेरिवेशन में ई से कर लो क्योंकि एग्जाम में ई से आता है ज़्यादा, ठीक है। बल्क मॉडुलस है, हिंदी में कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस यानी कि ई आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और है आयतन प्रसार गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है जी। इसे बोलते हैं अल्फा। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब है आयतन प्रसार गुणांक। तो आयतन प्रसार गुणांक आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, सेकंड बुक में एनसीईआरटी की, तो वहां से देख लेना एक बार, है ना। तो रिलेशन हमें सीपी सीवी ई और अल्फा के बीच देना है, ठीक है जी। तो देखो सीपी सीवी और अल्फा तक, ठीक है, सीपी सीवी ई और अल्फा तक रिलेशन देना है। तो देखो इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको वहाँ तक का डेरिवेशन बिल्कुल सेम कर देना है, ठीक है। कहाँ तक का? जो डेरिवेशन मैंने आपको कराया था लेक्चर में, आपको याद होगा, डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स कराया था ना, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में कराया था डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स फॉर आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो आइडियल रियल गैस का तो बात की बात है। एक डेरिवेशन मैंने आपको कराया रिलेशन बिटवीन सीपी एंड वो डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी या डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स, तो वहाँ तक बिल्कुल डेरिवेशन सेम करना है। तो मैं उसका जो एक्सप्रेशन है ना उसे डायरेक्ट लिख देता हूँ और इसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन आया था, ये वाला CP माइनस CV बराबर, ठीक है, आपने प्रूफ करा था, और आपका आया था ये डेल P ओवर डेल T, ठीक है जी। क्या था? एट कांस्टेंट V, और डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट P, ठीक है जी। ये वही डेरिवेशन है जिसे आप कहते थे रिलेशन वो डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV। तो यहाँ तक का डेरिवेशन बिल्कुल आपको सेम रखना है, ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो आप यहाँ तक का फेयर में नोट कर सकते हो, और साथ में नहीं तो आप लिख भी सकते हो कि सेम एज प्रीवियस डेरिवेशन अप टू, ये लिख देना डेरिवेशन CP माइनस CV बराबर T इंटू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, डेल बोलते हैं, डेल P ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट V इंटू डेल V ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट P। यहाँ तक का सेम है, और इसके बाद अब आगे का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कर देना यहाँ तक, है ना। अब देखो इधर आ जाओ, देखो इसके बाद एक काम करो, इसे डाल लेना इक्वेशन जोन से भी होगी उस डेरिवेशन में, देख लेना। मैं यहाँ पे 1 मान के चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी है। तो देखो यहाँ पे एक बात सुनो, आप मान के चलो, लेट जो प्रेशर है वो फंक्शन है T और V का, ठीक है। प्रेशर किसका फंक्शन मान लिया? T और V का। तो यहाँ से dP निकाल दो, ये तो मैंने बता रखा है, डेल P पहले T के रेस्पेक्ट में कर लो, ठीक है, और इनटू में क्या आता है dt, जो यहाँ वो यही T के, ये डेल के साथ है, ये D के साथ है ना भाई। T के रेस्पेक्ट में करा तो V कांस्टेंट, अब P का करो, पहले T के रेस्पेक्ट में करा था, V के रेस्पेक्ट में कर लो, और V के रेस्पेक्ट में करा है तो T कांस्टेंट, और डेल V है तो यहाँ क्या जाएगा dV। बता रखा है मैंने पहले से, ठीक है जी।
मान के चलो लेट द प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, लैंग्वेज में मत लिखो। मान लो आप P कैसा है, प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान P कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब P कांस्टेंट है तो dP कितना होगा, 0 होगा या नहीं, मैंने चेंज इन प्रेशर 0 होगा। तो यहाँ पे 100 क्या कितना जाएगा, dP तो 0 हो गया, बराबर ये हो जाएगा डेल P ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट V इंटू डी टी प्लस, ऐसे लिख दो सारा, डेल P ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट T इंटू डी वी, ठीक है जी। एक काम करो, हमें निकाल के लाना है dP अपॉन dt, तो dP अपॉन dt तो ये रहा और dV अपॉन dt, ठीक है। तो एक काम कर लो, dt से भाग कर दो दोनों तरफ, या पहले एक काम करो इसे इधर ले जाओ, ठीक है, ये इसे इधर ले जाओ, कैसे कर लो, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, मान लो इसे इधर ले गए तो हो जाएगा माइनस का डेल P ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट V इंटू डी टी बराबर, ठीक है जी, इसे इधर लिख लो डेल P ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट T इंटू डी वी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेल P ओवर डेल T, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। हमें चाहिए डेल V ओवर डेल T, तो डेल V ओवर डेल T कब बनेगा, जब इस dt से भाग कर दो इधर, ठीक है। तो dt से भाग करने पर या dt इधर ले जाओ तो ये बनेगा डेल P ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट V बराबर डेल P ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट T, ठीक है। और ये माइनस है इधर और ये dV अपॉन dt हो जाएगा, लेकिन इसे डेल V अपॉन डेल T कर लो, और तुम्हें पता है प्रेशर कांस्टेंट मान के चले हो तो एट कांस्टेंट P हो जाएगा, ठीक है। भाई एट कांस्टेंट P ना करें तो dV अपॉन dt है ही, तो ऐसे लिख सकते हो। तो हमें इसकी वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू रख दो, इसकी, ये माइनस जो है इधर लगा दो, तो डेल P ओवर डेल T की, डेल P ओवर डेल T एट कांस्टेंट V की वैल्यू आ गई, ठीक है, वहाँ पे रख दो। तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हो, पुट इन फर्स्ट, जो भी आपकी इक्वेशन हो आप अपने अनुसार देख लेना। तो इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में। देखो फर्स्ट इम्प्लाइज कर दो, तो Cp माइनस CV बराबर T, देखो डेल P ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट V की वैल्यू ये है सारी, लिख दो। तो माइनस आएगा, माइनस शुरुआत में लिख लूँ, डेल P ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट T इंटू में क्या है डेल V ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट P, और आगे ये ऐसा का ऐसा ही बचा, डेल V ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट P, ठीक है। इसकी वैल्यू रखी है बस, ठीक है। T ऐसे कैसे ही, ये वाला और ये भी ऐसा कैसे ही, इसकी वैल्यू रखी तो माइनस शुरुआत में लिख दिया। ये हो जाएगा Cp माइनस CV बराबर माइनस का T डेल P ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट T, ये देखो दोनों एक जैसे नहीं है, तो हो जाएगा डेल V ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट P और इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। रिलेशन लाना है Cp Cv E और अल्फा के बीच, तो Cp Cv तो पहले से आ रहे हैं, E और अल्फा ला रहे हैं। तो देखो E क्या होता है, E यानी मॉडुलस ऑफ, क्या बोलते हैं इसे, E है बल्क मॉडुलस, ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आपको याद होगा, याद है मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला था, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस है ना, मान लो dP था या P जो भी माना हो, ठीक है, और वॉल्यूम स्ट्रेन होता था आयतन विकृति dV अपॉन V, ठीक है, या डेल्टा में होगा, कुछ भी होगा ना। और यहाँ मान लो वॉल्यूम कम हो रहा था, तो मैंने बताया था माइनस आया था, तो उसका फॉर्मूला ये था dP अपॉन माइनस का dV अपॉन V, ठीक है। यहाँ भी D की जगह डेल हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, तो कुल मिला के इस तरीके से है ना। तो इसका मतलब है डेल P ऊपर रहेगा और डेल V के अपॉन में V आएगा। तो एक काम करो, माइनस का T, देखो ध्यान देना, डेल P अपॉन डेल V अपॉन V कर लिया, ठीक है। देखो समझ रहे हो, अपॉन में V से भाग कर दिया है तो V से गुना करूं, समझ गए, तो V से गुना कर दी। एट कांस्टेंट क्या है T, यहाँ T है ना,
ठीक है, तो v से भाग कर दिया, v से गुना कर दी, ठीक है, और ये माइनस जो है अंदर ले लेंगे अगली लाइन में। और देखो अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की सुन लो, ये तो e था, और जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है अल्फा वो होता है, ठीक है, अपोन में होता है, यहाँ पे अपोन में v स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो वो इस तरीके से होता है डेल v है ना अपोन v अपोन डेल t, या डेल्टा में कह दो, मतलब डेल्टा में या डी में, तो डी वी अपोन बी अपोन डी टी, इस तरीके से अल्फा होता है। ये आप पढ़ लेना 11th क्लास की सेकंड बुक में चैप्टर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल वी ओवर, मतलब वी से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, और वी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो डेल वी ओवर वी, ठीक है, अपॉन डेल टी। तो आपने पता क्या कर लिया, वी से भाग करा है ना वी से, और वी से गुना कर दी, और इस सारे का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया क्या करा, अल्फा बनाने के लिए ये टर्म बना ली डेल वी अपॉन वी इंटू डेल टी, ठीक। तो अब देखो इसे थोड़ा सही से लिख लो, ये क्या कर दिया मैंने, ई बराबर नहीं है ये सी पी माइनस सी वी बराबर है, ठीक है। तो देखो सी पी माइनस सी वी बराबर माइनस का, देखो ये माइनस तो अंदर ले लो क्योंकि ई बन जाएगा ना डेल पी ओवर डेल वी अपॉन वी, और ये वी अपॉन में बाहर आ जाएगा, तो टी अपॉन वी तो बाहर रहा, और ये हो जाएगा माइनस का डेल पी ओवर डेल वी अपॉन वी, ठीक है। ये सारा बन जाएगा ई, और आगे देखो एट कॉन्स्टेंट टी तो है ही, यहाँ पे देखो ये वी स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा डेल वी अपॉन वी और अपॉन डेल टी। ये क्या था, एट कॉन्स्टेंट पी, हाँ ये क्या है, एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की है बस। तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ का दिख रहा है आपको, चलो तो यहाँ पे एक लाइन लिख दो, ये बन जाएगा आपका ई, जैसा कि मैंने बता रखा है। तो चूंकि ई बराबर यानी बल्क मॉडुलस हो जाएगा डेल पी ओवर डेल वी अपॉन वी, ठीक है। ये सारा एट कॉन्स्टेंट टी पर है, ये कितना हो गया ई, ठीक है। और देखो ये जो है ये आपका ये अल्फा बन जाएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो ये कितना है डेल वी अपॉन वी अपॉन डेल टी, ठीक है, और एट कॉन्स्टेंट पी। तो क्या बन जाएगा फिर, सो इधर देख लो, ये बनेगा सी पी माइनस सी वी बराबर टी अपॉन बी, तो ऐसे ही रहा, और ये बन गया ई, ठीक है। तो ई हो गया ये तो, और यहाँ वी स्क्वायर है, और ये बन गया अल्फा, तो एक वी कट जाएगा बस, तो सी पी माइनस सी वी बराबर हो जाएगा टी, है ना, और ई वी, ठीक है, अल्फा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी तो है भैया, स्क्वायर छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बन जाएगा अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। इस सारे पे तो स्क्वायर था ना, तभी तो वी पे स्क्वायर लग के बाहर आया वो, और ये सारे पे होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चूंकि अल्फा होता है तो ये हो जाएगा टी ई वी, एक वी कट गया, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। देखो सी पी सी वी ई और अल्फा के बीच रिलेशन है या नहीं, तो रिलेशन आपका कितना आया, ठीक है। इसे आप यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका रिलेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। कितना आ रहा है, टी ई अल्फा स्क्वायर वी भी आप लिख सकते हो जैसे कि बुक में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट हुआ। देखो इस डेरिवेशन में मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, देखो इस डेरिवेशन में फिजिकल सिग्निफिकेंस और दे रखा है, तो मैं उसे और करा दूँ। फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, इसमें हेडिंग डालो, इसी डेरिवेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस करना है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का अर्थ होता है भौतिक सार्थकता, ठीक है, या भौतिक महत्ता, सिग्निफिकेंस, ठीक है। भौतिक सार्थकता या भौतिक महत्ता कहते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस कहेंगे या फिजिकल इंपॉर्टेंस कहते हैं तो भी मतलब वही है, ठीक है। कभी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस आ जाए और फिर सोचो क्या है ये, इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस एक ही बात है। इंपॉर्टेंस, फिजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब भौतिक महत्ता, और फिजिकल सिग्निफिकेंस का अर्थ है भौतिक सार्थकता, ठीक है। सार्थकता यानी इसका लाभ क्या है, देखो
आप एक बार बताओ, T और E और अल्फा तो कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। यानी T भी पॉजिटिव रहेगा, टेम्परेचर है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो नेगेटिव होता ही नहीं है। E भी पॉजिटिव रहेगा और V भी और अल्फा भी, सभी कैसे हैं? पॉजिटिव। तो देखो Cp माइनस Cv कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा ना। तो Cp माइनस Cv ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है Cp इज ग्रेटर देन Cv। यहाँ से एक बात पता चलती है कि कैसी होती है, दो बात पता चलती है कि Cp और Cv का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव रहता है, और एक बात ये पता चलती है कि जो Cp है यानी कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट है वो हमेशा ज़्यादा होती है Cv से, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ से ये पता चली, तो आप इसमें हैंस करके लिख देंगे, ठीक है। कि एक तो बात यही कह सकते हो द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv इज पॉजिटिव। एक बात ये कह सकते हो द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इनकी दोनों लैंग्वेज लिख देना जो मैंने बोल दी है। और देखो यहाँ पे दूसरे वाला देखो, यदि टेम्परेचर हो जाए आपका 0 केल्विन, तो उधर तो T तो 0 हो गया, यानी Cp माइनस, यदि टेम्परेचर 0 केल्विन को टेंड कर रहा है तो Cp माइनस Cv भी 0 हो जाएगा, 0 की तरफ हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब Cp माइनस Cv 0 होगा, तो Cp बराबर किसके होगा? Cv के। इसका मतलब है Cp Cv से बड़ा रहता है, ये बात सच है, लेकिन Cp Cv के बराबर हो जाएगा कब? जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो, ठीक है। तो इसमें हैंस करके एक बात लिख देना, हैंस एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर Cp इज इक्वल टू Cv, ठीक है। या ऐसे लिख देना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दूसरे डेरिवेशन की ओर। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा डेरिवेशन। देखो दूसरा डेरिवेशन जो है ना आपका, वो है रेशो का, और रेशो किसका? रेशो है इलास्टिक कांस्टेंट का, इसका ही, जो ये है बल्क मॉडुलस है ना, इलास्टिसिटी है ना, तो इसका ही रेशो है। तो हेडिंग डालो रेशो ऑफ। रेशो ऑफ समझते हो ना, अनुपात, यानी अनुपात निकालना है आपको इलास्टिसिटीज का। इलास्टिसिटी मैंने बताया इसे कहते हैं प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता का पूरा अच्छे से अध्ययन आपने किया है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। और प्रत्यास्थता में 3 कांस्टेंट होते थे, प्रत्यास्थता गुणांक जिन्हें आप कहते थे, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और उनमें दूसरे वाला कौन सा है? ये वाला बल्क मॉडुलस, जिसे आप आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ठीक है। पहले वाला यंग्स मॉडुलस था, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरे वाला था दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हेडिंग डालो रेशो ऑफ। रेशो किसका है? एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटीज, ठीक है जी। रेशो ऑफ एडियाबैटिक एंड, एक मिनट रुकिए, क्या हुआ इसमें? अब ठीक दिखा होगा आपको। देखो द रेशो ऑफ, मैंने कहा अनुपात किसका? एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटीज। तो देखो जो इलास्टिसिटी है ना, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी जो है उसे आप कहते हैं ES, ठीक, क्या कहते हैं? ES। और जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है उसे आप कहते हैं ET, ठीक है जी। तो रेशो किसका है? रेशो है ES और ET का, ठीक है। तो इलास्टिसिटी कैसे कहते हैं? मैंने बताया इलास्टिसिटी यहाँ पे इसे ही कंसिडर करेंगे जो है आपका बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो ES क्या है? एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, ठीक है, यानी रुद्धोष्म प्रत्यास्थता कहते हैं हिंदी में। और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ET है, जिसे आप क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? समतापीय प्रत्यास्थता, ठीक है। चलो तो देखो E का फॉर्मूला क्या है?
भाई ई का फॉर्मूला तो ये है ना, लिखा तो है, क्या है, dp अपॉन माइनस dv अपॉन v, ठीक है जी। तो इसे आप लिख सकते हो ई बराबर क्या होता है, माइनस dp इंटू वी अपॉन dv, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से देखो ES निकालो, ES यानी इसे क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को ES कहते हैं, पता क्यों, S का मतलब है एंट्रोपी, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है एडियाबैटिक प्रोसेस में, पढ़ा रखा है ना, एंट्रोपी नियत रहती है रुद्धोष प्रक्रम में, पढ़ाया था मैंने। तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी में ES लेते हैं, ठीक है, और आप इसे डिनोट करते हैं किससे, ES से। और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस, तो बाहर ये माइनस V बाहर रख लो, और ये हो जाएगा डेल P ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट S। जब एंट्रोपी कॉन्स्टेंट है तो D का डेल बन गया। इसी प्रकार जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हो जाएगी ET, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो V इंटू डेल P ओवर डेल V एट कांस्टेंट T। कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसे कहा आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसके कारण ET कहा और वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो ES भी आ गया, ET भी आ गया। अब बस क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है, क्योंकि अनुपात तो निकालना था। सो ES अपॉन ET, ES का मान रखो माइनस का V डेल P ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट S, माइनस का V डेल P ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट T, ठीक है। ये माइनस V से माइनस V कट जाएगा, तो कितना बचा, डेल P ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट S, और ये बचेगा डेल P, ठीक है, ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट T। इसे देखो क्या करेंगे, इसमें एक काम कर लो ES अपॉन ET बराबर, एक काम करो डेल T से भाग कर दो और डेल T से ही गुना कर दो, बताओ कोई दिक्कत हो तो। और एट कॉन्स्टेंट S है यहाँ पे, यानी जहाँ S है वहाँ T से कर लो, और जहाँ T है वहाँ S से करेंगे। देखो यहाँ कैसे करो, डेल P ओवर डेल S और इंटू डेल S ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट T। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन्हें अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा डेल P ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट S, हो जाएगा डेल T ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट S अपॉन डेल P ओवर डेल S एट कॉन्स्टेंट T, डेल S ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट T। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप ऐसे लिखना ES बराबर वो ES अपॉन ET बराबर ये, नेक्स्ट लाइन में ऐसे ऐसे मत करना, इधर उधर को अब नीचे नीचे करना, यहाँ तो जगह कम है ना। अब देखो ये सारे जो है ना, इन चारों के मान रखेंगे मैक्सवेल के रिलेशन से, और मैक्सवेल के रिलेशन मैंने याद रखने का तरीका आपको बताया था किस तरीके से रखते हैं। तो मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन क्या है, तो मैक्सवेल्स रिलेशंस, ठीक है। मैक्सवेल्स के रिलेशन के लिए मैंने आपको फंडा बताया था, क्या था वो, मैंने बताया था TVPS, ठीक है। तो यहाँ TVPS, ठीक है, TVPS बताया था ना पहले के लिए, और कहा था पहले में माइनस आता है, और यहाँ V है तो यहाँ V, यहाँ S है तो यहाँ S, ये पहला रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन क्या था, दूसरे के लिए बताया था मैंने PTSV या SVPT, ठीक है। तो SV, ठीक है, और PT, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ V तो यहाँ V, यहाँ T तो यहाँ T, ये दूसरा था। और तीसरा तो मैंने बताया दूसरे वाले को ही पलट दो, तो हो जाएगा डेल V ओवर डेल S, और ये हो जाएगा डेल T ओवर डेल P, यहाँ P तो यहाँ P, यहाँ S तो यहाँ S। और चौथे वाले के लिए मैंने बताया था पहले वाले को पलट दो, तो हो जाएगा डेल V ओवर डेल T बराबर माइनस है डेल S ओवर डेल P, यहाँ P तो यहाँ P, और यहाँ T तो यहाँ T। ये मैक्सवेल के चारों रिलेशन हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, फंडा समझ में आया, मैंने दोबारा फिर बता दिया है आपको। अब बस कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू जो है ना आपको इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है। इधर देख लो,
और देखो मैं ये तो लिख ही चुका हूँ इधर, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इम्प्लाइज कर दो। फर्स्ट इम्प्लाइज क्या है, ई एस अपॉन ई टी बराबर ई एस का मान देखो, इसका ई एस में ई एस अपॉन ई टी में इधर क्या है, डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट एस। ई एस अपॉन ई टी की जब वैल्यू रख रहे हो आप, तो सबसे पहले वैल्यू रखो आप इसकी डेल पी ओवर डेल टी, है ना, इसकी वैल्यू रखनी है डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट एस। तो ढूंढो कौन से में है डेल पी ओवर डेल टी, 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 डेल पी ओवर डेल टी है, लेकिन एट कॉन्स्टेंट एस नहीं है ये। चलो डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट एस यहाँ मिल रहा है, देखो डेल पी, हालांकि उल्टा है लेकिन इसे पलट लो। जब आप इसे पलटोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से दोनों साइड पलट लो। ठीक है, तो क्या आएगा डेल एस ओवर डेल वी। ठीक है, डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी, एट कॉन्स्टेंट क्या है पी। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों साइड पलट दी बस मैंने इसकी, क्योंकि मुझे चाहिए डेल पी ओवर डेल टी यहाँ के लिए, और ये है डेल टी ओवर डेल पी। तो मैंने ये साइड पलट दी, तो डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी, और बराबर क्या बचा, ये है डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट एस। ठीक है भैया, दोनों साइड पलट दी, वही है रिलेशन। तो ये तीसरे वाला रिलेशन है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो इसका मान रख दो, किसका, डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट एस का, इसका मान रख दो, क्या आएगा, ये रहा डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी। पहले का मान रख दिया, दूसरे का रखो डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस। देखो डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस पहले रिलेशन में मिल गया, तो इसका मान रख दो, ये रहा, माइनस है शुरुआत में दे दो, तो डेल पी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है, इसका मान रखो डेल पी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट टी, तो डेल पी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट टी, ये भी पलटना पड़ेगा ना, डेल पी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट टी तब मिलेगा जब आप इसे भी पलट दोगे। तो इसे पलटो, तो ये जाएगा डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी बराबर, ठीक है, इसका माइनस इधर ले जाओ, डेल पी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट टी, क्योंकि आपको डेल पी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू रखनी है, इसलिए माइनस भी इधर ले गए, इसकी वैल्यू रख दो माइनस सहित, तो माइनस डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये रहा डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, इसका मान किसके बराबर है, ये रहा डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है भैया, सबके मान रख दिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ई एस अपॉन ई टी बराबर, देखो क्या बचेगा, एक काम करो पी पी वाले एक साथ कर लो, तो डेल एस ओवर डेल वी अपॉन डेल टी ओवर डेल वी, और सारे पे कांस्टेंट पी है, ऐसे ऐसे करो यहाँ पे, डेल पी ओवर डेल एस अपॉन डेल पी ओवर डेल टी। ठीक है, और सारे के लिए कांस्टेंट क्या है, वी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखो डेल वी कट रहे हैं, दोनों डेल वी कट रहे हैं नहीं, तो इससे ये कट जाएगा, और इससे डेल टी से नहीं, ये नहीं कटेगा, डेल पी से डेल पी कट रहा है। ठीक है, अब देखो क्या बचा, ई एस अपॉन ई टी बराबर, ये बचेगा जो बच रहा है लिख लो, डेल एस ओवर डेल टी। ठीक है, डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी बच रहा है, और ये जो बच रहा है डेल, या चलो एक बार ऐसे लिख दो थोड़ा, फिर कर देंगे पलटेंगे, जो बच रहा है वो लिखो, देखो डेल एस ओवर क्या बच रहा है, डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। इधर तो ये बचा, इधर देखो डेल पी कटा था, डेल टी नहीं कटा है, दोबारा लिख दूँ, तो देखो बीच बीच वाले एक जगह, ऊपर नीचे वाले एक जगह, तो डेल टी तो ऊपर पहुंचेगा और डेल एस नीचे, एट कॉन्स्टेंट वी है ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। ई एस अपॉन ई टी, ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दो, और नीचे वाले को पलट के नीचे पहुंचा दो, मतलब ऊपर इसे पलट के नीचे पहुंचा दो, समझ गए भैया। डेल टी अपोन में आ गया तो अब भी तो ऊपर पहुंचेगा, और डेल एस तो अब भी अपोन में है, लिख सकते हैं ना, इतना मैथमेटिक्स जानते हो। देखो दोनों तरफ टी से मतलब ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई कर दी,
नेक्स्ट लाइन में कर देना, चाहे यहीं कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हो टी इंटू डेल एस, डेल क्यू हो जाएगा नहीं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो ये बन जाएगा डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये बन जाएगा डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है जी। और आपको पता है यहाँ पे लिख देना साइड में फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, डेल क्यू बराबर होता है टी इंटू डेल एस। और फिर एक बात और पता है आपको कि भैया ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये मैंने पढ़ा रखा है, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये होता है सी पी, होता है नहीं। और ये जो दूसरा है डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये होता है सी वी। दोनों का मान रख दो, कितना आया, तो ई एस अपॉन ई टी आपका कितना आया, सी पी अपॉन सी वी। ठीक है जी। ई एस अपॉन ई टी कितना आया, सी पी अपॉन सी वी। कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी कंप्लीट हुआ, हैंस करके लिख देना, हैंस द रेशो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटीज इज इक्वल टू द रेशो ऑफ सी पी एंड सी वी। ठीक है, तो सी पी और सी वी के अनुपात के बराबर आया है ई एस और ई टी का अनुपात। कोई दिक्कत तो नहीं है, डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।